कर लेते हैं। मेरा नाम रसा, एसोसिएट प्रोफेसर है डॉक्टर सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन के साथ। तो आप लोग किस किस बैकग्राउंड से पीछे से शुरू करते हैं? यस, आर यू फ्री नाउ फ्रॉम द मोबाइल फोन? जी, Other class, I'm PhD student under the supervision of Professor Dr. Zahir Kasmi. PCMB है। C. Manohar, biology में डॉक्टर से रिसर्च असिस्टेंट। Special research PCM. ओके, PCM। Mohammed Shahzad, HG, Professor. ओके, PhD student यस। पीछे बोल रहे हैं दानिश फ्रॉम PCMB। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो कोर्स है कैंसर के हवाले से, ये हम लास्ट ईयर में कंडक्ट किया था। ठीक है, इट्स रिलेटिवली एन एडवांस कोर्स, क्योंकि ये हम 4 लोग मिलके इसको टीच करते हैं। ठीक है, इसमें जो कैंसर माइक्रो एनवायरनमेंट है आई एम गोइंग टू टीच, एंड देन cancer critical genes, that means the molecular part will be taught by Professor Dr. Iqbal Qureshi. We can call him, no problem. And then for cancer pathology and for cancer management, we have 2 very prominent professors, Professor Dr. Imtiaz Bashir and Dr. Shahid Pervez from Khan. ये दोनों आएंगे ये पार्ट कवर करने के लिए, और ये जो है वो it will cover pathology as well as how the cancer management occurs, especially with the scenario of the Pakistani patients. आपको real clinical data के बारे में वो सारा टीच करते हैं। ठीक है, so let's start with the cancer microevolution process. तो अगर हम माइक्रोएवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यूजुअली जब हम कैंसर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि overproduction of cells, proliferation of cells, divisions, huge divisions of cells. अच्छा, फिर उसके बाद हम evolution का concept अगर आप लोगों के ज़हन में है तो evolution क्या होती है? Changes in what? Genetic changes. ठीक है, organism में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात अगर करें तो वहाँ पे फिर क्या होगा, और अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहाँ पे फिर एवोल्यूशन क्या होगी? Adaptation as per the environment. Diversity, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो anything which is best suited to the environment is usually selected and then it prevails. सही है, यही है ना डार्विन्स लॉ के आपका जो बेस्ट फिटेड ऑर्गेनिज्म है, it will survive to the situation or condition and it will grow and survive. It will outnumber the remaining ones and it will have more population compared to the non-mutated one or the non-evolved one. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जब बात कर रहे हैं ना, तो हमारी जो बॉडीज हैं एनिमल बॉडीज यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज है, यहाँ पे हम माइक्रो एवोल्यूशन की बात करें, दैट मीन्स कि ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन नहीं हो रही है बल्कि सेल्स की एवोल्यूशन हो रही है। जो हमारे अंदर सेल्स हैं
उनमें म्यूटेशंस ऐसी होती है जहाँ पे माइक्रो लेवल के ऊपर एवोल्यूशन हो रही है। तो एनिमल बॉडीज ऐसे ऑर्गेनाइज हुई होती है जिसमें अगर आप सेल्स को एज इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, और ये ऐसे डिसिप्लिन हुए हुए हैं इन टिश्यूज, ठीक है, टिश्यूज की फॉर्म में डिसिप्लिन हुए हैं। एंड देन इन सोसाइटीज के अंदर देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच सेल हैज टू फॉलो, ठीक है। अब जो सेल्स उन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, फिर उनके साथ क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। बट द नॉर्मल रूल्स आर के सेल्स हैं, ठीक है, दे हैव टू टॉक विद ईच अदर। कैसे टॉक करेंगे? थ्रू हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, थ्रू सेल सिग्नलिंग, ठीक है। इन तमाम चीजों के थ्रू इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर होना चाहिए सेल्स का आपस के अंदर, ताकि वो अपनी मर्जी से बिहेव नहीं करना है सेल्स को। सेल्स हैव टू बिहेव व्हेन दे आर आस्क्ड टू, कि ओके नाउ यू हैव टू डिवाइड, नाउ यू हैव टू स्टॉप डिवाइडिंग, नाउ यू हैव टू डाई, एंड ऑल सेल्स इन दिस सोसाइटी हैव टू फॉलो दीज रूल्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो सेल्स हैं विद इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे सेल्फ सेक्रीफाइस एंड दे डू नॉट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द रूल, ठीक है, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रूल है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर विद इन सेल्स रूल है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूल नहीं है, राइट। यानी कि जो सोमैटिक सेल्स हैं, व्हाट दे डू, they sacrifice themselves for the sake of the survival of the germ cells। कैसे? दोनों का जीनोम सेम है, ठीक है, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स दोनों का जीनोम सेम है। तो क्या करते हैं कि सोमैटिक सेल्स इफ दे हैव टू डाई दे वुड डाई, ठीक है, बिकॉज ओनली वन थिंग हैज टू प्रिवेल, दैट इज द जीनोम ऑफ द जर्म सेल्स। उनकी सेक के लिए दे डू सेक्रीफाइस, right, and this is the law within our cells, within the body of our cell, ठीक है, ये रूल फॉलो होता है। जबकि जो बैक्टीरिया हैं उनमें कंप्लीटली अपोजिट रूल फॉलो होता है। यानी आप बताएं, अगर एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे स्कार्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, लेस ऑक्सीजन है, लेस न्यूट्रिएंट्स हैं, लेस वाटर सप्लाई है, तो क्या होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की? दे विल डाई और all will die? They will evolve and they only will work for themselves, ठीक है। अपने लिए वो अपने अंदर ऐसी चेंजेस लेकर आएंगे कि जिसकी वजह से वो सरवाइव कर सकें, जिसकी वजह से वो लेस ऑक्सीजन में सरवाइव कर सकें, लेस न्यूट्रिएंट्स के साथ सरवाइव कर सकें। तो ये रूल है फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हमारी बॉडी बिल्कुल डिफरेंटली जो है वो काम करती है। दैट मीन्स हमारे सेल्स जो हैं वो कोलैबोरेट करते हैं, और कैसे कोलैबोरेट करते हैं? दे ईदर सेंड, रिसीव, इंटरप्रेट एंड एलाबोरेट सेट ऑफ सिग्नल्स दैट सर्व एज सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल वही जो हमने अभी बात की कि सेल्स हैज टू नो कि कब मुझे डिवाइड करना है, कब ग्रो करना है, कब प्रोलिफरेट करना है और कब नहीं करना है, ये सब कुछ, ठीक है। सिर्फ एक ही काम नहीं है कि आपने ऑलवेज प्रोलिफरेट करना है। अगर कॉन्टिन्यूस प्रोलिफरेशन हो किसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो क्या होगा उसका आउटकम? कैंसर होगा। एग्जैक्टली, सो दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। ऑलराइट, सो हमारी बॉडी में अबाउट 10⁻⁴ सेल्स हैं, और इन सेल्स में से बिलियंस ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस म्यूटेशंस एवरी डे, ठीक है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि हम कितनी म्यूटेशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं? पहला सवाल, कैसे, ठीक है। नंबर 2, हमें कैंसर दिखते हैं, कैंसर पेशेंट्स बहुत दिखते हैं, लेकिन जितना म्यूटेशंस यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बिलियंस ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस म्यूटेशंस एवरी डे, तो दैट व्हाई वी आर नॉट डाइंग विद कैंसर? इसका तो मतलब है हर एक को कैंसर होना चाहिए। नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। और कुछ? सेल आल्सो डाई
अगर उसके अंदर कुछ इस तरह के सिग्नल एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। और कुछ immune system Syrup fight to- against the Just Syrup start percent express होता है। Sorry? सिर्फ 2% जो है वो एक्सप्रेस होता है। म्यूटेशंस नहीं मतलब जो जीनोम में 2% है, सिर्फ उसी से प्रोटीन बनते हैं, बाकी सारा जो है ये भी है, बिल्कुल ठीक है। ऐसी म्यूटेशंस हैं जिनका कोई आउटकम नहीं है। Not all mutations are cancerous. Exactly. So we have a huge burden of mutations, but since they are either eliminated, repaired, or the cells are died, ठीक है? Or because of all of these reasons जो आपने सारे बताए, बिल्कुल सही reasons हैं, इसकी वजह से हमारे cells में हर mutations उस तरह propel नहीं करती हैं, ठीक है? तो हमारा system जो है वो एक well organized system है, and we have a DNA replication system, but it has errors, ठीक है? But वही है कि उन errors को repair करने का mechanism ही है। Proof reading भी होती है, exactly. And so, but any mutation, अब इन सारी mutations जिसकी हमने बात की कि जो propel नहीं कर रही हैं, लेकिन any mutation which gives a selective advantage to a cell, selective advantage क्या हो सकता है? कोई advantage किसी cell को Any advantage that can let the cell escape all the mechanisms. all or at least one, ठीक है? all at once तो सब कुछ नहीं हो सकता, है ना? एकदम से तो वो एक giant कोई powerful clone नहीं बन सकता। But somehow it can, escape all the regulatory mechanisms. anything that gives it a better fitness compared to the rest of the cell, ठीक है? जिसकी वजह से वो बाकी cells के मुकाबले में जल्दी grow कर जाए, maybe, ठीक है? Or it can inhibit the signals which are for apoptosis, ठीक है? इस तरह का कोई सिग्नल हो तो वो उसको सिलेक्टिव एडवांटेज दे रहा है कि वो अपने नेबरिंग सेल्स के कंपैरिजन में फास्टर ग्रो कर रहा है, एंड देन वो इनहिबिट भी कर रहा है उन सिग्नल्स को जो उसको कह रहे हैं कि नाउ यू हैव टू डाई, ठीक है? तो ये एक सिलेक्टिव एडवांटेज है। अब इस तरह का सेल इफ इट मल्टीप्लाइज, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइज फॉर द मोर मल्टीपल राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशंस, तो ऐसा सेल जो है वो it can be a founder of the cancers. Do we have a question or what? कौन करेगा इसका? कर ले, ओके, कर ले, क्या है? यहाँ पे नहीं है, उसके पास है। Okay, and then repeated rounds of mutation, competition and natural selection operating within the population of somatic cells cause matters to go from bad to worse. तो तीन चीजें हैं, ठीक है? आप जो evolution की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास तीन चीजें आती हैं। ताकि हमारे पास जो माइक्रो एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। नंबर 1 mutation, ठीक है, that leads to competition, ठीक है, and third is natural selection. ये तीनों कंपोनेंट्स मिलके बनाते हैं एवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम सेल्स की बात कर रहे हैं विद इन एन ऑर्गेनिज्म, तो सेम फिनोमेना जो कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में या जो ऑर्गेनिजम्स के बारे में है वही फिनोमेना है कि म्यूटेशंस होती हैं, कंपटीशन है कि which one is surviving best in the less provided environment, and if it is selected by the nature, it's all are the component of the evolution. और since we are discussing microevolution, तो ये microevolution के components हैं। Mutations से basically होता क्या है कि variations आती है जीनोम में,
ठीक है, and then it enables the cells to compete with the other cells. So at the end, as the clone grows, evolves and spreads, it can destroy the entire cellular society. Because if it's a dominant clone, जो कि तमाम वो cells जो उसके मुकाबले में less powerful हैं, जो less capable हैं, उनके मुकाबले में ज़्यादा outgrow कर रहा है, उसके benefits ज़्यादा हैं, तो it can damage the whole cellular society. And then there are basically two properties which makes the cell cancerous. Number one, the cancer cells, they reproduce in defiance of the normal restraints on cell growth and division. हमें पता है कि जो cells होते हैं उनके एक controlled mechanism होता है for cell division, right? But cancer cells क्या करते हैं? उसको defy करते हैं, उसको obey नहीं करते हैं. Secondly, they invade and colonize the territories normally reserved for the other cells. यानी कि अगर कोई सेल है जो कि स्किन का है, अगर वो कैंसरस हो गया है, it can go to the lung, it can go to the liver, it can go to any epithelial lining, and that means it's evading the other cellular societies and somehow trying to capture the rest of the body. ठीक है, तो ये दोनों properties अगर किसी This meeting is long. हैं, तो it can be a cancerous tissue, a cancer. ठीक है, और अगर इनमें से कोई एक कैरेक्टर है नंबर 1, ठीक है, तो वो क्या लीड कर सकता है? नंबर 1 ट्यूमर, exactly. So anything which is proliferating out of control, it can lead to a tumor, a benign tumor, which are relatively curable. In most of the tumors or the benign tumors, 100% cure can be achieved. So yeah, but in case of cancers, in almost all cases, there is no cure. All right. So अभी हम कुछ terms से introduce होंगे. So an abnormal cell that grows, that means increase in mass, मतलब कि size में बड़ा हो रहा है, and proliferates, divides out of control, will give rise to a tumor or a neoplasm. Neoplasm means new growth. Okay, and neoplastic cells are benign until these are not invasive. Invasiveness is the character by which the cells can invade the other cells, other tissues, other sites of the body. यानी कि वो वहाँ से मूव, जहाँ से वो ओरिजिनेट हुए, वहाँ से मूव करके किसी और रीजन में जाएं, इसको कहते हैं इन्वेसिवनेस. और हम आगे देखेंगे कि कैसे सेल्स ये प्रॉपर्टीज एक्वायर करते हैं. And when tumor cells acquire this ability to invade surrounding tissues are called malignant. Okay? And invasiveness allow them to enter blood or lymphatic vessels and form secondary tumors called metastasis at other sites in the body. ठीक है, ये जो फिगर आपको एक दिख रही है, दिस इज CPT एंड CT स्कैन ओवरलैप है एक दूसरे के ऊपर, और ये नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है. ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स में ये जो येलो स्पॉट्स है, दीज आर रिप्रेजेंटिंग दी कैंसर्स टिश्यूज, और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में स्प्रेड हो चुके हुए हैं. और ये जो टेक्निक्स हैं ये यूटिलाइज करती है इस टेक्निक को कि जो कैंसर सेल्स हैं दे कैन टेक मोर ग्लूकोज, क्योंकि इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत हाई होता है, एंड दे टेक अ लॉट ऑफ ग्लूकोज. तो व्हेन यू यूज लेबल ग्लूकोज टू स्कैन दी कैंसरस टिश्यूज, ठीक है, एंड देन यू गेट दीज टाइप ऑफ स्कैन्स. All right. So, and there are also some related nomenclature depending upon the tissues
and the cell types from which the cancer arises. And so the most common types of cancers are the carcinomas, and they are arising from epithelial cells, and they are by far the most common cancers in humans. They account for about 80% of the cases. यहाँ पे ये यूएस का डेटा है, एंड यू कैन सी कि ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं, ओरल कैविटी के एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रेस्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनरी सिस्टम, उन तमाम ऑर्गन्स जहाँ पे एपिथेलियल लाइनिंग्स हैं, जहाँ पे जो तमाम टिश्यूज जो एपिथेलियल लाइनिंग से कवर हैं, वहाँ के कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है. This is accounting for about 80% of the cases. कोई मुझे बताएगा कि why do we have more cancers, 80% of the cancers in the epithelial lining? UV exposure. UV exposure inside the body, it can be one. ठीक है, इसको हम generalize भी कह सकते हैं. Not only just UV, but all of the exposure are first to the epithelial lining. केमिकल्स, कार्सिनोजेंस, तमाम चीजें एपिथेलियल लाइनिंग पे एक्सपोज होती हैं. एंड अनदर रीजन मोर डिवाइडिंग सेल. एग्जैक्टली, सॉरी, हाँ, यानी कि सेल प्रोलिफरेशन एंड मोर सेल डिवीजन. बहुत ज्यादा सेल प्रोलिफरेशन इस साइड पे हो रही होती है. तो हमेशा याद रखें वो तमाम साइट्स जहाँ पे सेल प्रोलिफरेशन इंक्रीज है, तो वहाँ पे कैंसर का रिस्क भी उतना ही ज्यादा इंक्रीज है. वाई? यस, डीएनए जितनी दफा रेप्लिकेट करता है, डीएनए पॉलीमरेज में, ऑल्दो इट हैज अ वेरी गुड सिस्टम ऑफ प्रूफ रीडिंग, बट स्टिल इट कैन मेक मिस्टेक्स. ठीक है, and then when the cells divide, these number of mistakes are duplicated and there are a lot of chances के mutations हो जाए. सेकेंड पे माइलोमास एंड ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमास है, जो कि वाइट ब्लड सेल्स एंड देयर प्रिकर्सर्स होमोपोएटिक सेल्स से हैं. एंड थर्ड जो है वो सार्कोमास हैं, और जो दूसरे टाइप हैं कैंसर्स के लाइक नर्वस सिस्टम के, वो रिलेटिवली कम है. एंडोक्राइन सिस्टम के भी ह्यूज नंबर है. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि किस साइड से कैंसर जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल एन एडिनोमा is a benign epithelial tumor with a glandular organization. ये वाला जो है corresponding type of malignant tumor is called adenocarcinoma. ठीक है, ये वाला एडिनोमा है. Since it's contained within the duct, or when it's about to leave or it has left the original site, it is called adenocarcinoma. ठीक है, इसी तरह जो कॉन्ड्रोमा है, कनेक्टिव टिश्यूज के जो हैं, उनके ट्यूमर को कॉन्ड्रोमा कहते हैं. एंड इट्स कैंसर इज कॉल्ड कॉन्ड्रोसार्कोमा. ठीक है, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ कार्टिलेज. ऑलराइट, सो हमने बात की कि whenever there is a you know anything, any cell, any mutation which allows a cell कि वो किसी basic cell rule of social control को follow नहीं करे, वहाँ से ट्यूमर, ये कैंसर जो है वो स्टार्ट होता है. तो वो जो पहली म्यूटेशन है, is it possible to trace it back? जबकि कोई कैंसर पेशेंट है जिसके पास जिस वक्त कैंसर डेवलप हो गया और वो किसी सर्जन के पास, क्लिनिशियन के पास आया है, and now it has huge number of mutations. पता है आपको, जिस वक्त पेशेंट का डायग्नोसिस होता है, at that time there are huge number of mutations. But is it possible to trace it back कि कहाँ से ये originate हुआ है? Is it possible? हो सकता है. कैसे? म्यूटेशन से कैसे? मल्टीपल जो क्लोन्स होते हैं, मल्टीपल म्यूटेशंस की वजह से ट्रेस बैक नहीं कर सकते. One mutation is common in all the clones.
So any mutation which is very common to all the clones can be, the one which has initiated the whole set of event for the cancer. For example, in the chronic myelogenous leukemia, I don't know if I put it, yes. So in case of the chronic myelogenous leukemia, where the translocation between the chromosome 9 and 22, long arms of the chromosome 9 and 22, when they translocate and they produce a very unique combination. The combination is the ABL1 gene from chromosome 9 and the BCR gene from chromosome 22. They create a BCR ABL1 fusion gene, and when this fusion makes, this produces a tyrosine kinase enzyme, a protein, and which leads to the uncontrolled cell growth and is a key character of the chronic myelogenous leukemia. So when the patients come with this specific translocation, and it is found that in almost all of the cells, this combination or this mutation is common among all of the cells. And in fact, जो different patients के दरमियान भी comparisons किए गए हैं, उनमें भी about few nucleotides के difference हैं, but the mutation is the same, that this translocation is the same. So हम इस example से ये कह सकते हैं, बल्कि there are a lot This meeting is unlocked. जिससे हम किसी भी इनिशियल इवेंट को ट्रेस बैक कर सकते हैं, जो कि एक मेजर इवेंट है किसी भी डोमिनेंट क्लोन के बनने का. ठीक है. एंड so the events that occur This from meeting the is normal locked. cell to a cancerous cell are not overnight कुछ नहीं होता, बल्कि it takes years and years for a cell to become a cancerous or a tumor instead. अगर हम उससे पहले की भी बात करें, और यहाँ पे आप देखें कि एक म्यूटेशन है, ठीक है, सेल डैमेज हुआ, when this cell accumulate, second mutation, ठीक है, कोई ऐसी म्यूटेशन, and these mutation has to be in a very key genes. कौन सी हमने जैसे भी बात की थी शुरू में कि हर म्यूटेशन कैंसर को लीड नहीं कर सकती. वो म्यूटेशंस जो स्पेशली सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ में इन्वॉल्व होंगी, उन म्यूटेशन से कैंसर डेवलप होता है. ठीक है. तो व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ म्यूटेशंस एक्यूमुलेट, देन दे मे लीड टू कैंसर. ठीक है. यहाँ पे ये एक आपको ग्राफ दिख रहा है जिसमें दिखाया गया है कि किस वक्त ट्यूमर डिटेक्टेबल हो सकता है, विजिबल हो सकता है एक्सरे के ऊपर. ठीक है. एंड व्हाट इज दी पैल्पेबल, दैट मीन्स द पेशेंट कैन फील कि किस वक्त ट्यूमर जो है वो उसको फील होने लगता है. दैट इज व्हेन इट हैज बिलियंस ऑफ सेल्स. ठीक है. दैट मीन्स द सेल हैज ऑलरेडी मेड इट्स प्लेस इन द बॉडी. बिलियंस ऑफ सेल्स इज नॉट less number. It requires years and years for the doubling of the cells, right? And there is not much difference between the palpable, that means feeling of the tumor or the cancer, and the death of the patient. 10 raised to the power 9 से 10 raised to the power 12 जाने में बहुत difference नहीं है. So that means it also emphasizes that early detection of the cancer is the key for the treatment and diagnosis of the cancer. And and this unique combination is called Philadelphia chromosome. So the mutations that cancer cells contain, they are called somatic mutations. Why? Why they are not germ-line mutations? Because they claim the somatic cells. And yes, these cannot be inherited from next generation. ठीक है. जो mutations somatic cells में हैं, वो ही proliferate होके somatic cells में ही जा रही हैं, but they are not passing
from germ cells to the next generation. So that's why we call them somatic mutations. But they are heritable from one cell to the next proliferating cell. सही है? So they have to have, this is the character, a cell which has to develop into a cancer, it must have a mutation that is heritable. कोई ऐसा सेल जिसमें म्यूटेशन हो but at this time of cell division वो म्यूटेशन somehow पास नहीं हो रही, तो क्या वो कैंसर क्रिएट करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि उसमें वो कैरेक्टर नहीं है कि वो हेरिटेबल हो. So all the mutations that are cause of the cancer, it means they all are somatic, or can we say there are certain germline mutations that can cause the cancer? So the germline cancer, that means the heritable cancers are also there, but they are not constituting the major part. ठीक है, 5 to 10% cancers हैं जो कि heritable होते हैं. Most are in the somatic, mode. यानी कि somatic cells से ही वो pass on हो रहे होते हैं. जो germline वाले हैं वो तो it can be deadly. और mostly वो eggs and sperm जिनमें mutations होती हैं, they are not selected by nature. So there is a very proof-feeding mechanism by the nature कि वो inherit नहीं होती है. Okay, and so tumor cells contain somatic mutations जो कि shared हो, आप जो between cells जो कि एक ही cell से originate हुए हैं उनमें shared, that means के common होनी चाहिए, तभी हम उसको, जैसे अभी हमने CML की एग्जांपल देखी, CML में हमने उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये ओरिजिनली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, वो पहला कौन सा मेजर इवेंट था जहाँ से सेल स्टार्ट टू बिहेव एबनॉर्मली. तो इस तरह का कोई शेयर्ड जो है वो म्यूटेशन होनी चाहिए. एंड देन देयर आर आल्सो सम This meeting is unlocked. जो कि ऑल्सो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं. But alone epigenetic changes cannot cause cancer. There has to have the somatic changes. ठीक है, यानी कि DNA sequences में changes होना बहुत जरूरी है to cause the cancer. जो epigenetic changes हैं, they are alone cannot be responsible for cancerous behavior of the cell. And there are also some carcinogenesis. अगर हम mechanism कहें, this is the generation of cancer, and it can be linked to mutagenesis. That means the agents which cause cancer or which can produce changes in the DNA sequences. And for two classes of compounds or agents बहुत clear है इसके लिए. For example, chemical carcinogens जो हैं, they cause simple local changes in the nucleotide sequences. ठीक है, nucleotide sequence के अंदर change आ रहा है, A की जगह T आ गया, T की जगह G, C, something like that. And radiations जो हैं वो large distortions create करती हैं DNA के अंदर. For example, X-rays जो हैं वो cause chromosome breaks and translocations. Translocation की example क्या देखी थी अभी? CML, सही. And then there are also ultraviolet or UV light which are causing specific base alterations. जैसे यहाँ पे X-rays हैं, they can cause single or double strand break in the DNA sequence. ठीक है. And जो UV lights हैं ये डिफरेंट टाइप्स की बेस मॉडिफाई कर रही है. ये देखें, थायमीन डाइमर्स, यानी कि आपस में जो थायमीन एक दूसरे के ऊपर है उनको स्टैक कर रही है, ठीक है, आपस में बॉन्डिंग करवा रही है. इसकी एग्जांपल है पीपल हु इनहेरिट जेनेटिक डिफेक्ट्स इन वन ऑफ द डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म have higher risk of developing cancer. एक एग्जांपल है इसकी xeroderma pigmentosa. ये पता है इसके बारे में किसी को? This is a yes. So in this condition, in this cancer, people inherit the defects in DNA repair system. ठीक है, especially those repairs which are caused by UV.
तो ऐसे लोग जब सन से एक्सपोज होते हैं और फिर उनका डीएनए रिपेयर नहीं होता, तो दे आर वेरी मच प्रोन टू दी म्यूटेशंस कॉज्ड बाय यूवी. एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ म्यूटेशंस इंक्रीज होती रहती है क्योंकि आपका डीएनए रिपेयर काम नहीं कर रहा. तो they are very likely to develop such conditions like xeroderma pigmentosa. Alright, so हमने अभी बात की कि एक मेजर इवेंट होता है जो कि उसके बाद एक्यूमुलेट होती है म्यूटेशंस, बट we have to say that single mutation is not enough to change a normal cell into a cancer cell. एक म्यूटेशन से कोई भी सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकता. It has to acquire a number of mutations, a substantial amount of number of mutations to become a cancerous, right? So हमारे जो बॉडी है उसमें about 10 to the power 16 सेल डिविजन्स हो रही होती हैं over a course of lifetime. That means कि चांसेस कितने ज़्यादा हैं म्यूटेशंस को एक्वायर करने के. So even in a environment which is free of mutagens, यानी अगर आप किसी ऐसे म्यूटेजन से एक्सपोज नहीं हो रहे, कोई इंडिविजुअल कहे कि ठीक है मैं तो एक बहुत ही बेस्ट सूटेड इन्वायरमेंट में कहीं जाके यूएस में, अमेरिका में या कहीं कनाडा में जाके बैठ जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, तो क्या उसको नहीं हो सकता कैंसर? हो सकता है. वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि वहाँ पर प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. Yes, then there are different types of risk factors वहाँ पे भी हैं. तो नॉर्मल डिवीजन में भी तो म्यूटेशंस रिक्वायर करते हैं. एग्जैक्टली, तो वही बात है कि आप जितना भी कोशिश करें कि नहीं अब मैं तमाम म्यूटेजन से एक्सपोज नहीं हो रहा और मैं सनलाइट से भी बच गया और अब मुझे यूवी भी नहीं मिल रही, तो स्टिल यू हैव चांसेस क्योंकि आपका सेल्स डिवाइड हो रहे हैं एंड व्हेनेवर देयर इज सेल डिवीजन देयर इज अ रिस्क ऑफ म्यूटेशन. So, but those mutations which occur in the genes which regulate the cell growth and divisions, they are the most important ones. And if they retain in the cell, they accumulate and they proliferate, then they can be, then they can lead to cancer. तो जैसे कि यहाँ पे फिगर में भी दिखाया है कि एक म्यूटेशन हुई, ठीक है, उसने एक टाइप ऑफ क्लोन बनाया यहाँ पे, एंड देन सेकंड म्यूटेशन सेल डैमेज हुआ, एक और क्लोन बना, एंड देन देयर आर थर्ड म्यूटेशन एंड द फोर्थ म्यूटेशन. तो ये जस्ट एग्जांपल है, बट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ म्यूटेशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर अ नॉर्मल सेल टू बिकम अ कैंसर. एंड देन एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोग प्लीज याद रखें कि एक जो कैंसरस टिश्यू है उसमें आपको why it's very difficult to treat the cancer. Why? सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा, वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है, म्यूटेशन साथ में होती है. Most important is variation और heterogeneity जिसको हम कहते हैं. Cancer cell population जो हैं they are hugely heterogeneous. यहाँ पे आपको सिर्फ 4 टाइप की पॉपुलेशन दिखाई है. इसके मुकाबले में मतलब hundreds of types of सेल्स मौजूद होते हैं और हर एक डिफरेंट सेट ऑफ म्यूटेशंस के साथ होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे है कि एक इसमें म्यूटेशन हुई, ये अपना अलग प्रोलिफरेशन भी हो रही है और इसने एक और म्यूटेशन भी एक्वायर कर ली. नाउ इट हैज 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. अब ये सेल अपना भी प्रोलिफरेट हो रहा है एंड इट एक्वायर्ड अनदर टाइप ऑफ म्यूटेशन. तो ये जो क्लोन है एक कैंसर का, उसके अंदर बहुत सारी सब पॉपुलेशंस ऑफ सेल्स है. इसलिए अगर कोई थेरेपी किसी एक को टारगेट कर रही है, फॉर एग्जांपल इसको टारगेट कर रही है, स्टिल ये वाली जो पॉपुलेशन है इसने कोई और सी म्यूटेशन एक्वायर की है, ये इट विल स्टार्ट टू आउटग्रो. ओके, एंड ये जो हम बात कह रहे हैं कि सिंगल म्यूटेशन इज नॉट इनफ फॉर अ नॉर्मल सेल टू बिकम अ कैंसरस, ये जो है वो विद एज की जो स्टडीज हैं उनसे भी प्रूव होती है, क्योंकि यूजुअली जो लोग कैंसरस होते हैं वो बच्चों में भी होता है, डेफिनेटली यंग्स में भी होता है, बट इट्स मोर प्रिवेलेंट इन द पीपल हु आर अबव 60 एंड अंटिल 80 के बाद डिक्लाइन हुआ है. ठीक है,
इस एज के बाद बहुत कम लोगों को कैंसर डेवलप होता है, ठीक है। एंड वाई? बिकॉज इट रिक्वायर टाइम्स टू प्रोपगेट, इट रिक्वायर्स टाइम टू accumulate a number of mutations, years and years लगते हैं। इसीलिए इवन वो लोग जो कि किसी केमिकल इंडस्ट्री में भी काम कर रहे होते हैं, उन लोगों को भी अगर कैंसर डेवलप होते हैं तो इट टेक्स 5 to 10 years। ऐसा नहीं है कि एक दिन काम किया या एक साल काम किया एंड देन दे स्टार्ट टू शो द सिम्टम्स ऑफ कैंसर, बल्कि 5 से 10 साल लगते हैं। इसी तरह जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग का हमारे पास डेटा है, जो लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं, ये ब्लू वाला जो बार है इट्स शोइंग दिस सिगरेट स्मोक पर ईयर इन यूएस, ठीक है। 1900 से एक फैशन कह लीजिए ट्रेंड स्टार्ट हुआ था जब पीपल स्टार्ट टू हैव स्मोकिंग, ठीक है। उसके बाद वो डिक्लाइन हुआ, पर आप देखें 1900 के बाद 1920s से ही कैंसर के केसेस दे आर स्टार्टिंग टू रिपोर्ट, ठीक है। यानी कि ये जो बार है ब्लू के बाद, इसको सिर्फ 20 साल लगे हैं कि कैंसर के जो रिपोर्ट्स हैं वो आना शुरू हो गई। दैट मीन्स कि देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द म्यूटाजन एंड द कैंसर डेवलपमेंट, बट इट टेक्स टाइम टू डेवलप, एक सडनली नहीं होता है। ओके, अच्छा, अगर ये वाला जो ग्राफ आप लोगों को दिख रहा है, अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ एज होता, दैट मीन्स के टाइम डिपेंडेंट नहीं होता, तो फिर कैसे देखना चाहिए था इसको? मैडम ये 100 के पास डिक्लाइन क्यों कर रहा है? ये सवाल है करते हैं आप लोगों से, बताएं। सेल प्रोलिफरेशन रेट कम हो जाता है। Exactly. Cell proliferation starts to decline, and that is why you don't see more cancer in the elderly people. जो एजिंग के साथ है, जिसमें क्रोमोसोमल एड्स होते हैं, क्रोमोसोमल एड्स वो टेलोमियर्स होते हैं और एजिंग के साथ वो शॉर्टेड होने लगते हैं, और जैसे ही वो शॉर्ट होने लगते हैं तो सेल डेथ और एपोप्टोसिस काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है। जब यहाँ पर एजिंग के साथ हम कह रहे हैं कि ईजिली डेवलप होता है कैंसर, तो कैंसर में तो जो टेलोमियर्स हैं, क्रोमोसोमल एड्स हैं, उनको क्या होना चाहिए, लेंथन होना चाहिए, ताकि क्योंकि वहाँ सेल डिवीजन काफ़ी स्विफ्ट होती है, और स्विफ्ट सेल डिवीजन के लिए हमें एजिंग जाना पड़ेगा, और उसके लिए क्रोमोसोमल एड्स को क्या होना चाहिए, लेंथन होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर एजिंग के साथ क्रोमोसोमल एड्स जो है वो शॉर्ट होते हैं, और सेल जो एपोप्टोसिस है, प्रोग्राम से डेथ काफ़ी प्रोमिनेंट होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक तो यहाँ एजिंग है, एजिंग में हम कह रहे हैं कि कैंसर इजीली डेवलप होता है, और एजिंग में साथ साथ क्रोमोसोमल एंड जो हैं, जिनको टेलोमियर्स कहते हैं, वो शॉर्टन होने लगते हैं, और सेल डेथ जो बिल्कुल कैंसर के खिलाफ बात है, बिल्कुल अपोजिट है। अब जब हम कैंसर सेल्स को देखते हैं, कैंसर सेल हम कहते हैं कि एबनॉर्मल सेल डिवीजन है, स्विफ्ट सेल डिवीजन है, और वहाँ पर हम कहते हैं कि टेलोमेरेज एंजाइम जो है वो काफ़ी अप रेगुलेट हो जाता है, उसकी जो ऐसे समझो कि क्या कहते हैं, यानी वो ज़्यादा हो जाता है हमारे कैंसर सेल्स में, जिसकी वजह से जो टेलोमियर्स हैं वो लेंथन होने लगते हैं, और इसी तरीके पर उनको सेल की डेथ नहीं होती, वो ईजिली डिवाइड होने लगते हैं। तो ये दोनों अपोजिट बातें हैं। एजिंग के साथ हम कहते हैं कैंसर का ईजिली डेवलप होना, और वहाँ पर हम कहते हैं कि टेलोमियर ज़्यादा होने लगता है, और आजकल की जो रिसर्च है वो टेलोमियर्स को भी इनहिबिट करने कर रही है। अगर हम टेलोमियर को इनहिबिट करते हैं तो सेल डिवीजन को कंट्रोल कर सकते हैं, और सेल को हम इजीली डाई कर सकते हैं, और यहाँ इन दोनों बातों में हम मुआवजा कैसे पैदा करेंगे? सही है, आपका बहुत अच्छा सवाल है, मतलब जवाब भी आपने खुद ही बता दिया। ये टेलोमेरेज की ओवर एक्टिविटी
कैंसर सेल्स में रिपोर्टेड है, ठीक है. दैट मीन्स कि कैंसर सेल्स दे हैव द टेंडेंसी टू डू व्हाट दे नीड, ठीक है. उनको टेलोमेरेज एंजाइम का ओवर एक्सप्रेशन चाहिए है ना, ताकि वो अपनी सस्टेनेबल डीएनए लेंथ को मेंटेन कर सकें, ताकि उनके जो क्रोमोसोमल लेंथ्स हैं वो मेंटेन रहें, ताकि वो जल्दी डाई ना हो और वो नेक्स्ट फेज में चले जाएं. अच्छा, एक मेरा सवाल आपसे अब ये है कि क्या कैंसर सेल्स डाई होते ही नहीं है? बिल्कुल नहीं डाई होते? होते हैं. They do die. जो दूसरी रिसर्च दुनिया कर रही है वो है एजिंग. एजिंग में हम यही काम करते हैं कि हम टेलोमेयर जो है उनको काफी लेंथ होता है. अब जो लेटेस्ट है उनमें कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते. लेकिन एक तरफ हम कहते हैं कि हम उनको लेंथन करें, एजिंग रिसर्च, टेलोमेयर रिसर्च करें, और दूसरी तरफ हम उनको क्या कर रहे हैं, यानी उसका अपोजिट जा रहे हैं. कैंसर में हम क्या कर रहे हैं, inhibitors for the telomerase. जैसे कि आपने कहा कि हम टेलोमेरेज को क्या करें, सुप्रेस करें, उनकी एक्टिविटी को रोकें, उनको इनहिबिट करें. लेकिन जब हम एजिंग रिसर्च में जाते हैं तो वहाँ पर बात ये चल जाती है कि अगर हम टेलोमेयर को लेंथन कर दें तो हमारी जो यानी एज में कुछ ना कुछ हम सर्वाइव ज़्यादा करेंगे. अब सवाल यहाँ पर भी है कि उस वहाँ जो हम टेलोमेयर रिसर्च की बात करते हैं, टेलोमेरेज को, तो वो किस तरह हम करेंगे कि इसको हम किस तरीके से यानी लेंथन करें, वहाँ पर क्या कंसर्न है? एजिंग की बात कर रहे हैं आप? एजिंग में कैसे उसकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं? अब जब हम जून यानी 70 प्लस जाते हैं तो हमारे जो सेल्स हैं उनकी टेलोमेयर का शार्ट होता है. हम क्या करते हैं, इस टेलोमेयर को हम लेंथन करें, तब कहीं जाके जैसे कि जो एजिंग की बात कर रहे हैं. अच्छा, एजिंग का हमारा टॉपिक नहीं है, बट इन जनरल जहाँ पे आपको किसी भी एंजाइम का ओवर एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड होता है तो देयर आर अ लॉट ऑफ मेथड्स, ठीक है, जिसके थ्रू आप किसी भी प्रोटीन का ओवर एक्सप्रेशन अचीव कर सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप अभी तो बहुत ज़्यादा माइक्रो आरएनए बेस्ड थेरेपीज, mRNA बेस्ड थेरेपीज भी आ रही हैं. जैसे अभी आपकी कोविड की वैक्सीन जो थी वो भी mRNA बेस्ड थी, तो mRNA बेस्ड एक्सप्रेशन करवाया जा सकता है. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज वेरी मच एडवांस नाउ. कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन, अभी कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन हम करेंगे इसमें. यानी अगर मैं फर्स्ट चाहता हूँ कि मैं एजिंग रिसर्च में काम करूँ और अगर मैं बिल्कुल उसको लेंथन करता हूँ तो मुझे कैंसर के चांसेस ज़्यादा है. मैं कैंसर से भी बचना चाहता हूँ और दूसरी तरफ मैं ज़्यादा वक्त की दुनिया में गुजारना चाहता हूँ. तो मैं अब इसमें क्या करूँगा कि इसको कंट्रोल्ड एक्सप्रेस करूँ ताकि मैं दरमियान आ सकूँ. वो हम कैसे करें? वही मैंने बताया ना आपको कि अभी वैसे तो अभी हम कैंसर की बात करें, बट एजिंग के केस में जहाँ पे आपने उसको इंक्रीज एक्सप्रेशन करवाना है, ठीक है, तो इंक्रीज एक्सप्रेशन के लिए भी बहुत सारी मॉलिक्यूलर टेक्निक्स और मॉलिक्यूलर मेथड्स अवेलेबल हैं. mRNA इज वन ऑफ दी टेक्निक दैट वन कैन यूज, ठीक है, जिस तरह आप mRNA डिलीवर करवाते हैं नैनो पार्टिकल्स से और डिफरेंट मेथड से आप डिलीवर करवा सकते हैं, उसका ओवर एक्सप्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है. एक तरीका mRNA से हो सकता है. इसके अलावा आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स अवेलेबल. तो हम अभी टॉपिक पे रहते हैं, आप मेरे पास वक्त निकाल के आए, देन वी विल डिस्कस, ठीक है. अभी तो हम कैंसर की बात कर रहे हैं. ऑलराइट, तो मैंने सवाल किया था कि अगर दिस इज independent of age होता तो what would be the graph here? Straight line. Straight line होती. All right. So we can say that tumor progression is
that is the development of cancer, requires a gradual accumulation of mutations in a number of different genes within a cell. And at each stage of progression, some individual cell acquire an additional mutation or epigenetic change. जैसे कि यहाँ फिगर में हमें दिख रहा है कि एक ये बिल्कुल अच्छी सी क्लीन एपिथेलियल लाइनिंग है, बट वन ऑफ द सेल हैज एक्वायर्ड एन एक्सीडेंटल प्रोडक्शन ऑफ म्यूटेंट सेल. जब नेक्स्ट राउंड ऑफ सेल प्रोलिफरेशन हुआ तो सेम सेल इट एक्वायर्ड 2 म्यूटेशंस, यानी कि उसके अंदर एक और म्यूटेशंस हुई है. And in the third round, there are even more, that is the 3 mutations, and after a round, the more accumulations acquired, and it has become so deleterious or invasive in nature that it has started to leave its original tissue and invading the other sides of the body. Okay? And this is the final outcome of the cancer cell which acquired a lot of mutations. Madam, इसमें epidermal to mesenchymal properties increase होती है, mysterious invasiveness increase. Exactly. We will talk about it. हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे कि कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कोई सेल जो कि जिसके अंदर प्रॉपर्टी है कि वो सेल के साथ एडहियर है, कनेक्टेड है, बाउंड है, तो उसके अंदर ऐसे क्या चेंजेस आते हैं विच इनेबल इट टू लीव दैट साइड. यकीनन कोई मॉलिक्यूलर चेंजेस आते होंगे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. और ये जो है वो आपका एक रियल इमेज है, ठीक है, और ये यूट्रीन सर्विक्स की कैंसर को दिखाया है जहाँ पे दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू एंड दिस इज एपिथेलियम, और ये एक नॉर्मल एपिथेलियम है. ये वाली फिगर आपके एग्जाम में आने वाली है तो इसको लेबल करना होगा आपको. एंड हियर इज द लो ग्रेड इंटर एपिथेलियल न्यूप्लाजिया. न्यूप्लाजिया क्या था? न्यूप्लास्टिक टिश्यूज क्या थे? न्यू ग्रोथ. तो जो आपका एपिथेलियल लाइनिंग है इट हैज स्टार्टेड टू मेक न्यू ग्रोथ. आप देखें सेल्स जो हैं कैंसर सेल्स दे आर स्टार्ट टू फ्लैटन इन मॉर्फोलॉजी, फ्लैट होने लग गए. और इन द नेक्स्ट स्टेज दिस इज अ हाई ग्रेड इंटर एपिथेलियल न्यूप्लाजिया जहाँ पे सेल्स इतने ज्यादा हो गए कि आपको उनकी सेल वॉल भी नहीं नजर आ रही है क्लियरली, ठीक है, और वो फ्लैट हो गए बहुत ज्यादा. एंड इन द फाइनल स्टेज वेयर इट्स अ इन्वेसिव कार्सिनोमा जहाँ पे एपिथेलियल लाइनिंग के सेल्स दे स्टार्ट टू इन्वेड दी कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है. सो दीज आर दी मेनली 4 स्टेजेस जो कि कन्वर्ट कर रहे हैं किसी भी नॉर्मल एपिथेलियम को इन्वेसिव कार्सिनोमा में. ओके, चलिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, उसके बाद फिर हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे. एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? एवोल्यूशन और म्यूटेशन में देखिए, म्यूटेशन तो एक इवेंट है, ठीक है, एक जेनेटिक चेंज हुआ और इवन मोर, ठीक है. जेनेटिक चेंज यानी कि चेंजेस इन द सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए, और उसके रिजल्ट में अगर कोई सेल कि अपने नेबरिंग सेल के मुकाबले में बेटर सर्वाइव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इट्स एवोल्यूशन. और वो सर्वाइव भी कर रहा है, प्रोलिफरेट भी कर रहा है, और वो डिवाइड भी हो रहा है, ठीक है. दैट मीन्स के वो बेटर सर्वाइव कर रहा है अपने नेबरिंग सेल्स के मुकाबले में, ठीक है. although there are scarce of environment, कम जो है वो न्यूट्रिएंट्स हैं, कम ऑक्सीजन है, but still it's dividing. तो कम कहने के खर्चे में एक सेल बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहा है और वो दूसरे सेल्स को आउट नंबर भी कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे एवोल्यूशन. इवॉल्व कर गया, वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से इवॉल्व कर गया. उसकी जो क्योंकि कम की ऑक्सीजन तो उसने अपने मैकेनिज्म ऐसे डेवलप कर लिए कि वो कम में सर्वाइव कर रहा है. दिस इज एवोल्यूशन.
म्यूटेशन के रिजल्ट्स में जो है वो हमेशा मतलब सेल को फायदा ही होगा एज अ सेल, चाहे वो कैंसर हो या कोई और सेल हो। तो ऐसा नहीं हो सकता वो अपने पुराने सेल से कमजोर हो सकता है। इट्स पॉसिबल कि वो देखें, अगर कोई सेल में डिफेक्ट आ रहा है ना, तो वो बेसिकली आपकी जो नॉर्मल हार्मनी है, नॉर्मल रूल्स हैं, उन सबको तो वो फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। वो एज इन जनरल आप देखें तो वो वीक सेल है, बिकॉज इट नाउ इट्स नॉट फॉलोइंग एनी रूल। मगर उसको आप एज ए इंडिविजुअल